इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम मैथमेटिक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने संख्याओं के प्रकार के बारे में देखा है। दोस्तों उसी चैप्टर के आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। दोस्तों संख्याओं वाले चैप्टर के बारे में जैसे मैंने पहले आपको बताया था कल भी कि ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों जिससे 3 मार्कर क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। अगर आप संख्याओं वाले चैप्टर पर जाएंगे तो यदि आप किसी कंपटीशन एग्जाम वाले स्टूडेंट से चर्चा करते हैं जो एसएससी बैंक रेलवे में अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो आपको उसी चैप्टर के ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताएगा जैसे आप मतलब 15-20 क्लासेस लग जाएंगी। तो हमको एमपीपीएससी के अप्रोच से अपन को अपनी क्लासेस पढ़नी है तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा किस किस कैटेगरी के क्वेश्चन हमको पढ़ने हैं। और एक सामान्य स्तर की मैथमेटिक्स उसमें लिखा ही है, सामान्य अध्ययन का पेपर है तो हमको बहुत डीप नहीं जाना, वरना आप सरलीकरण में ही संख्याओं में लघुत्तम महत्तम वर्गमूल घनमूल में ही इतना फंसे रहेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए हम उसको सिर्फ एमपीपीएससी के अप्रोच से पढ़ेंगे और हम एक क्लास में पूरा देखेंगे कि इससे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। और इन क्वेश्चंस को मैं आपको सारे क्वेश्चन का एक यहाँ फॉर्मेट बना दूंगा और फिर मैं आपको जो एप्लीकेशन में जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ पे एक आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें आपको सारे क्वेश्चन की लिस्ट मिलेगी। वो सारे क्वेश्चन आप हर जब कोई भी टॉपिक खत्म होगा तो उसके बाद आपको लिस्ट मिलेगी, उससे आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपका लगभग टॉपिक कवर हो जाएगा। तो ऐसे टॉपिक जैसे संख्याओं वाला टॉपिक है, इकाई मापन की पद्धतियां हैं, इनसे हमको क्या करना है, सिर्फ छोटे क्वेश्चन ही पढ़ने हैं। क्वेश्चंस को कैटेगराइज कर लेना है कि किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावनाएं बनती हैं। अब अगर हम बेसिक से उठाते हैं संख्याओं वाले चैप्टर को तो आप देखेंगे आपको कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक मिलते हैं संख्याओं वाले चैप्टर में। तो आप देखिए संख्याओं वाले चैप्टर में आपको सबसे पहला वाला आपको कैटेगरी मिलेगी। यहाँ पर पहली कैटेगरी, यहाँ पर 3-4 कैटेगरी के प्रश्न बनेंगे। पहली कैटेगरी की तो परिभाषा के प्रश्न बनेंगे जो कल मैंने आपको बहुत सारी परिभाषाएं बताई हैं। परिभाषाएं, ये कैटेगरी आपकी बहुत महत्वपूर्ण कैटेगरी है। मतलब अगर संख्याओं वाले चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी कहूँ तो एक ये कैटेगरी है और सेकंड कैटेगरी ये 2 महत्वपूर्ण कैटेगरी। उसके बाद और भी कैटेगरी के हम क्वेश्चन करेंगे। इकाई का अंक, इकाई का अंक, ये 2 इतने महत्वपूर्ण टॉपिक है इससे कि क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना यहीं से बनती है। तो ये 2 टॉपिक हम सबसे ज्यादा कवर करेंगे। इसके अलावा और टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं इसमें क्वेश्चन जिसके हम करने वाले हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा से भी क्वेश्चन आ सकता है, संख्या रेखा, क्योंकि देखिए छोटे क्वेश्चन जो होते हैं, अब आपको वहां कोई ऑप्शनल प्रश्न तो है नहीं, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो आपको क्या करेगा कि आपको बहुत टफ क्वेश्चन पूछने का प्रयास नहीं करेगा क्योंकि आपको वहां पूरा सॉल्यूशन करना है, उतना स्पेस भी नहीं रहता है कि बड़े क्वेश्चन आप कर सके। तो आप समझना है हमको कि संख्याओं से हमसे किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक संख्या रेखा से रिलेटेड प्रश्न पूछ लेगा, एक आपसे घातांक वाले कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके हम 2-3 प्रश्न देख लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। घातांक जो इसी में आता है, इसी टॉपिक के अंतर्गत आता है। एक टॉपिक आपका आता है सरलीकरण, सरलीकरण, सरलीकरण वाला टॉपिक आता है। तो ये क्वेश्चंस की हमारे पास संख्या वाले टॉपिक से कैटेगरी हो जाती है कि हमको किस तरह के क्वेश्चन करना है। अगर ऐसे आप कैटेगराइज कर लेंगे तो आपको सारी चीजें जो है समझने में आसानी होगी। तो परिभाषाओं वाला जो टॉपिक अगर मैं कहूँ तो आपका पिछले लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने आपको कल पिछले लेक्चर में वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, ये वो जितनी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण घन संख्या, बहुत सारी संख्याओं की आपको परिभाषाएं बताई हैं और पढ़ा है। आप उस लेक्चर को पूरा देखते हैं तो आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद इकाई का अंक, संख्या रेखा, घातांक और सरलीकरण, हम इन पर चलते हैं। सबसे पहले आपसे बात कर लेता हूं संख्या रेखा की, क्योंकि इकाई का अंक जैसे कि मैंने आपको बताया तो इसको हम पर्टिकुलर एक टॉपिक पूरा चला देंगे तो उससे आप सीख लेंगे। तो अभी हम संख्या रेखा पर चलते हैं कि संख्या रेखा होती क्या है और इससे किस तरह का नॉर्मली प्रश्न पूछा जा सकता है। छोटा टॉपिक है, देखिए कैसे इससे बात करते हैं संख्या रेखा से। तो संख्या रेखा, अपना टॉपिक का नाम डाल दिए संख्या रेखा, संख्या रेखा। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी वास्तविक संख्याओं के बारे में कि वे समस्त संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सके उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब संख्या रेखा की अगर आपसे संख्या रेखा नॉर्मली 3 नंबर में पूछ लेगी संख्या रेखा क्या होती है, तो एक ऐसी रेखा, क्या बोला मैंने, एक ऐसी रेखा जिसमें समस्त वास्तविक संख्याओं को निरूपित किया जा सके संख्या रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, संख्या रेखा कहलाती है। संख्या रेखा एक रेखा होती है दोस्तों, एक सामान्य सी रेखा, मैंने इसको सीधी खींच दी, सीधी लाइन खींच दी। इसके बीच में यहाँ पर 0 होता है, बीच में क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ पर इसके बताया था मैंने, इस साइड में पॉजिटिव डिजिट्स आती हैं सारी और इस साइड में यहाँ पर इसके आती हैं निगेटिव डिजिट। क्या आती हैं, पॉजिटिव डिजिट, और यहाँ आती है निगेटिव डिजिट। आपको संख्या रेखा जब पूछेगा तो आप इस चीज को समझिएगा।
यहाँ पर आती हैं सारी पॉजिटिव डिजिट, तो मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, ऐसे करके n नंबर तक ये जाती है, इनफाइनाइट तक, है ना। यहाँ पर भी लिख देता हूँ -1 -2 -3 -4 और इनफाइनाइट तक ये भी जाती हैं। तो ये आपकी संख्या रेखा होती है दोस्तों, जहां पर आपको क्या मिलता है कि एक तरफ पॉजिटिव संख्या, एक तरफ नेगेटिव संख्याएं मिलती हैं। इसमें सारी वास्तविक संख्याओं को निरूपित किया जा सकता है। एमपीपीएससी में आपसे या तो संख्या रेखा पूछ लेगा, या तो फिर एक प्रश्न की कैटेगरी बनती है कि जैसे कोई भी अंक आपको डिजिट दे देगा, कोई भी आपको डिजिट दे देगा, क्या डिजिट देगा देखिए आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, देखिए आपको यहाँ पर क्या दे देगा, कोई सा प्रश्न दे देगा, जैसे आपको दे दिया, मान चलिए आपको एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन आएगा कि 4.33 को संख्या रेखा पर आवर्धित करके दिखाइए। क्या करके दिखाइए? आवर्धित करके दिखाइए, आवर्धित करके दिखाएं, है ना। ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाएगा, दिखाएं। तो आप क्या करेंगे ऐसे प्रश्न में कि 4.33 को संख्या रेखा पर आवर्धित करके दिखाना है। अब संख्या रेखा तो मैंने आपको बता दी, इसमें सारे नंबर है, तो 4.33 भी कहीं ना कहीं होगा। एक लाइन में खींच लेता हूं जो संख्या रेखा कहलाएगी, एक लाइन में खींच लेता हूं जो संख्या रेखा कहलाएगी आपकी। ये मैंने एक लाइन खींच ली है, यहाँ पर बीच में इसमें जो है, यहाँ पर बीच में इसमें रख लेता हूं मैं, 0 आ गया। यहाँ पर सारे पॉजिटिव डिजिट रख देता हूँ, 1 2 3 4 5, ऐसे इनफाइनाइट तक। -1 -2 -3 -4, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? देखिए समझ रहे हैं ना, क्या संख्या रेखा पर इसको आवर्धित करना है, तो समझने में क्या दिक्कत है भाई। एक संख्या रेखा बना ली मैंने, अब इस संख्या रेखा में 4.33 कहाँ होगा, तो हमको जनरली सी बात है कि 4.33 यहाँ होगा 4 के बाद, तो यहाँ हम लिखेंगे 4.33। अभी ये पूरा नहीं होगा क्वेश्चन, अभी हमको इसको क्या करना है, आवर्धित करना है। अब हम सिर्फ पॉजिटिव वाली संख्या रेखा लेंगे, क्योंकि नेगेटिव से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो मैं बनाऊंगा यहाँ पर एक संख्या रेखा और बनाऊंगा यहाँ पर, ऐसे आपको बनाना है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करना है, डिस्क्रिप्टिव सवाल है। यहाँ पर अब 4 के बाद है, तो हम 4 से संख्या रेखा को बना लेते हैं। 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 और आपका यहाँ पर आएगा 4.8 4.9 और 5 आ जाएगा, है ना। तो ये चीज आई। अब आपका 4.33 है, तो 4.3 तो यहाँ है, तो 4.33 और 34 के बीच में होगा 4.33। ये एक बार और आवर्धन हुआ। अब देखिए इसको 2 बार आवर्धित किया, अब और देखिएगा अभी, है ना, इसके आगे आप देखिएगा, यहीं पे देखिएगा। अब यहाँ पर 4.33 से हम बना लेंगे एक आवर्धन। क्या बना लेंगे? अब इसको 4.3 वाली लाइन में हमको मिल गया है, ये तो एक और आवर्धन बनेगा यहाँ पर। ये आएगा आपको प्रश्न, तो ऐसे करना आप, क्या आएगा 4.31 4.32 4.33 4.44 4.45, ऐसे करके आप चले जाएंगे 4.46 4.47 4.48 फिर 4.49, ऐसे जाएंगे आप। अब आपका जो 4.33 था आपको यहाँ पर आ गया, और आपका ये हो जाएगा आंसर की 4.33 कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 4.33। तो ये आवर्धन कहलाता है दोस्तों, जो संख्या रेखा पर आवर्धन करते हैं। तो पहले मैंने क्या किया, एक संख्या रेखा बनाई जहां पर ये डाला आपका 4.33 कहाँ आएगा, फिर 4.33 है तो हम 4 से संख्या रेखा को निरूपित करके बनाए, तो 4.1 4.2 4.3 4.4 ऐसे जाके आपका 4.10 तक जाता है। फिर इसके बाद
यहाँ पर आपको देखा कि 4.33 है तो 4.31, 32, 34, 35, 36 ऐसे करके हम बनाते हैं। तो ये एक कैटेगरी का क्वेश्चन है। अगर ये आपसे जनरली 5 नंबर में भी पूछ ले या 3 नंबर में नहीं पूछेगा, वैसे अगर 3 नंबर में पूछे तो आप सीधे ये वाली संख्या रेखा बना देना। वहां पर ये वाली दोनों संख्या रेखा नहीं बनाना, एक ही संख्या रेखा में आपका काम चल जाएगा। तो आप वहां पर आवर्धित करके ऐसे करके थोड़ा हाईलाइट कर देना, गोला बना देना, तो आपको दिख जाएगा। तो संख्या रेखा से अगर सामान्य प्रश्न पूछता है तो इस टाइप का प्रश्न पूछेगा। तो ये आपका एक कैटेगरी का प्रश्न हुआ संख्या रेखा वाला। इसके बाद चलिए आगे की कैटेगरी में चलते हैं। इसके बाद आगे की कैटेगरी में चलते हैं। आगे की कैटेगरी में आपके पास जैसे एक प्रश्न पूछेगा, क्या पूछेगा आपसे कि देखिए दोस्तों, संख्याओं के सरलीकरण का एक नियम होता है, एक पर्टिकुलर नियम होता है जिसको बोर्ड मास बोलते हैं। आप लोगों ने भी अपनी क्लासेस में सुना होगा। बोर्ड मास से क्या करते हैं दोस्तों कि एक संख्या को जो सरल या सॉल्व करने का तरीका है वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। क्या बोला मैंने? बोर्ड मास होता है, क्या होता है? BOEMAS, ये होता है बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास का फुल फॉर्म देखेंगे, हमको इसी हिसाब से क्वेश्चन करने हैं। बोर्ड मास का फुल फॉर्म देखेंगे हम कि क्या क्या बोर्ड मास में आपको मिलता है। ये होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। क्या बोलते हैं? कोष्टक। कोष्टक बोलते हैं, कोष्टक बोलते हैं। इसके बाद ये होता है ऑफ, इंग्लिश के लिए है। फिर ये क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन को बोलते हैं भाग। क्या बोलते हैं? भाग। डिवीजन बोलते हैं बोर्ड में डी को। एम को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। क्या बोलते हैं? गुणा। इसके बाद ए को बोलते हैं एडिशन यानी जोड़। क्या बोलते हैं? जोड़। इसके बाद एस को बोलते हैं सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। क्या बोलते हैं? घटाना। क्या बोलते हैं? घटाना। तो क्या हो गया? बोर्ड मास की एक टेक्निक होती है जो संख्याओं को सरल करने में, कोई कॉम्प्लेक्स या कोई जो है तो आपको नंबर की जो है तो कठिन जटिल सीरीज दी हुई है, उसको अगर सरल करना है तो बोर्ड मास टेक्निक से करते हैं। कैसे करते हैं? मतलब अगर कोई आपको सवाल दिया हुआ है तो सबसे पहले अगर उसमें कोई कोष्टक लगा है तो सबसे पहले हम कोष्टक को खोलते हैं। कोष्टक को खोलने के बाद सबसे पहले अगर उसमें कोई भाग है, कोई किसी प्रकार का डिवीजन है तो हम वो करेंगे। ये नहीं कि पहले बड़ा सा सवाल दिया तो उसमें पहले जोड़ना चालू कर दिए, नहीं। अगर उसमें कोई भी डिवीजन दिया हो तो पहले डिवीजन करेंगे, उसके बाद कोई मल्टीप्लिकेशन दिया हो तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ठीक है दोस्तों, हिंदी में इसके लिए एक कहावत चलती है, स्कूल लाइफ में आपने भी पढ़ी होगी कि का करके पुण्य भाग कर ले तब गुण सुजान, ता पीछे धन ऋण कर भिन्न रीति है जान। मतलब का करके पुण्य भाग कर, पहले कोष्टक, फिर उसके बाद भाग, ता पीछे धन ऋण कर, उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है? धन और ऋण जोड़ घटाना सबसे लास्ट में होगा। सबसे पहले भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ घटाना होगा। तो ये होती है बोर्ड मास की टेक्निक। तो बोर्ड मास की टेक्निक आपको समझ में आ गई कि कैसे सवाल इससे आएंगे। इससे कुछ क्वेश्चन हम उदाहरण के स्वरूप में ले लेते हैं और आपको उसके बाद सारे क्वेश्चन का आपको एक्सरसाइज करा देते हैं कि आपसे इससे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मान के चलिए आपसे कोई प्रश्न पूछा, बहुत इससे जो है छोटी डिजिट के प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि बड़ा होता है करने में, सॉल्व करने में। तो 3 मार्कर में आपसे मान के लिए पहला प्रश्न अगर उसने पूछ लिया कि 3 × 5 + 7 / 9, फिर ब्रैकेट बंद, फिर डिवाइडेड बाई 7 + 9 × 7 / 3 + 10। अगर आपसे ऐसा कोई प्रश्न पूछा, बोर्ड मास की टेक्निक इसमें आप लगाएंगे और सॉल्यूशन करेंगे। आपके सामने ये प्रश्न आएगा एमपीपीएससी में, 3 मार्कर से ज्यादा में ना आएगा, ये भी समझ लीजिए, इतना बड़ा भी ना आएगा। अगर आया भी तो थोड़ा छोटा आएगा, या फिर ये अगर दिया तो 5 मार्कर में देगा। वैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि परिभाषाओं वाली कैटेगरी, इकाई का अंक वाली कैटेगरी सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए सरलीकरण में अगर प्रश्न आपको आता है तो ऐसे कैसे करना है आपको। क्या कहा मैंने? सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना है, तो का करके पुण्य भाग करते, इस 3 का गुणा पूरे ब्रैकेट में करने हैं। ब्रैकेट के बाहर अगर कोई निशान नहीं लगा तो गुणे का निशान माना जाता है। ब्रैकेट के बाहर अगर कोई निशान नहीं लगा तो गुणे का निशान माना जाता है। 3 है, कोई निशान नहीं लगा तो गुणे का निशान माना जाएगा। गुणा कर दीजिए, 3 × 5 = 15 + 3 × 7 = 21/9। क्या 3 × 7 = 21/9। फिर यहाँ डिवाइड का निशान है, डिवाइड का निशान है, बटे में 7 आ जाएगा। इस पूरे के डिवाइड में है क्योंकि वहां तो प्लस लगा है, तो इसके पूरे के बटे में 7 कर सकते हैं आप। क्या कर सकते हैं? 7 कर सकते हैं। प्लस का निशान लगाइए, प्लस का निशान लगाएंगे तो आपका यहाँ पर क्या आएगा? ये देखिए यहाँ पर तो ये सीधे सीधे कट जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 =
9, तो 9 3 27, 27 10 धन 10। ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप वहां करना है। आप चाहें तो इसको ट्रिक से ऐसे दिमाग में करके ऑप्शन होता तो आप लगा देते, पर आपको वहां तो पूरा सवाल पूछेगा, आपको नंबर देने वाला है वो। तो ये प्रक्रिया आपने की। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम यहाँ पर कर देता हूँ। एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसका गुणा होगा, तो 15 9 135, 135 प्लस 21 प्लस 21, ठीक है, ये बटे में 7 है ही, प्लस 27 और 10 37 हो गया। क्या हो गया, 37 हो गया। इतना हुआ। इसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 7 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर पहले इसको जोड़िए, दोनों को क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों को जोड़ दीजिए, तो 135 और 21, तो 5 1 6 और 3 2 5 और 1, 156 गुणे 7 बटे 9, ठीक है। ये उल्टा हो जाता है, 9 बटे 7 है, तो ऊपर यहाँ पर क्योंकि इसको बटे बटे को अपन को अलग करना है, तो 7 हो गया, ये तो पता ही है आपको, प्लस 37। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। मतलब कुल मिला के आपको शुरू की संक्रियाएं मैं आपको बताना चाहता था कि क्या करते हैं इसी के क्वेश्चन। अब आपको लगेगा बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, अब पर्टिकुलर टाइम का लेक्चर होता है तो बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं कराए जा सकते, पर इस कैटेगरी के बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे जिनको आप सॉल्व करते रहना। दोस्तों आप, कई लोग इसको RS अग्रवाल से करने की कोशिश करते हैं, आप करेंगे, आप अपना समय खराब करने के लिए बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मेरी बात को समझना, RS अग्रवाल में SSC, बैंक, PO, क्लर्क, रेलवे जितनी एग्जाम होती है उसके हिसाब से प्रश्न देता है। आप RS अग्रवाल से अगर प्रश्न लगाना चालू करेंगे, इतने कठिन कठिन प्रश्न, SSC CGL का पेपर अगर आप देखेंगे तो आप मैथ जितना यहाँ करते हैं, तो वहां तो एकदम इसका 1% है ये, जितनी मैथ आपको यहाँ करना है MPPSC में। तो मेरा ख्याल से आप उतना डीप मत जाइए RS अग्रवाल, कोई यादव या किसी की बुक सरलीकरण के लिए। आपको जो यहाँ बताया जाएगा, आप यकीन मानिए वो सफिशिएंट होगा, क्योंकि हम भी एनालिसिस करके आपको बताते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन MPPSC में आते हैं। तो अगर आपको क्लास यहाँ पर पढ़ाई जा रही है तो आपके हित के लिए पढ़ाई जा रही है। तो आप यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ मैथ में वो बहुत ज्यादा डीप घुस रहे हैं, सरलीकरण में ही 15-15 लेक्चर लगा रहे हैं, इतनी मोटी एक जन कॉपी बना के ले आया और सरलीकरण पूरा किया है। तो उसमें इतना महत्वपूर्ण नहीं है भाई, आपको बहुत सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन वैसे ही बताया, संख्या वाले से 3 मार्कर पूछेगा और परिभाषा और इकाई का अंक की प्रबल संभावना है। तो ये दोनों चीज आपको देखना है। तो अब यहाँ पर पहले तो मैंने आपको ये बता दिया, तो आप एक कैटेगरी के इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं ना, छोटे प्रश्न नहीं आएंगे तो पहले आप वहां पर कोष्टक खोलेंगे, उसके बाद भाग करेंगे, गुणा करेंगे, जोड़ करेंगे, घटाना करेंगे। तो इसमें कोई बहुत बड़ी टेक्निक है नहीं, बढ़िया टेक्निक है, छोटी छोटी सी सवाल आएंगे तो उनको कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। एक कैटेगरी मैंने आपको बताई इकाई का अंक ज्ञात करने की, इसको मैं सबसे ज्यादा महत्व देता हूं क्योंकि इससे प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना, क्योंकि अगर 3 मार्कर का प्रश्न स्टैंडर्ड का कोई बनता है ना यार, तो वही बनता है। ये बाकी के क्वेश्चन यहाँ 5 मार्कर में बड़े क्वेश्चन भी बनने की संभावना है, तो बड़े क्वेश्चन के लिए और भी टॉपिक तो है, सब कुछ इसी से थोड़ी बन जाएगा। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, इकाई का अंक और परिभाषा। तो परिभाषा मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले लेक्चर में बताई है, इस दूसरे लेक्चर में मैं आपको इकाई का अंक को पूरा ये लेक्चर समर्पित करता हूँ, उसके सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा और सारे टॉपिक के भी क्वेश्चन दूंगा। जहां दिक्कत होगी आपको तो आप वहां पर बता सकते हैं। अभी यहाँ पर इकाई का अंक, यूनिट डिजिट बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं, इकाई अंक क्या बोलते हैं, इकाई अंक, इकाई अंक ज्ञात करना, ठीक है। आप इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे इकाई का अंक होता है, सारी चीजों को हम जीरो से देखेंगे, एकदम जीरो से स्टार्ट करने वाला हूं मैं। आप लोग यहाँ पर देखते चलिएगा, बस आप समझते चलिएगा, आपको कहीं कोई डाउट नहीं होगा। कैसे जीरो से स्टार्ट किया जाता है, तो इकाई अंक बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, इकाई अंक, इकाई अंक निकालना है आपको किसी भी संख्या में दोस्तों, किसी भी संख्या में। जैसे यहाँ पर लिख दूं 2 3 7 5 9, ये लिख दिया मैंने। इसमें जो पहली डिजिट है, आपको ये सब तो पता ही है यार, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे पढ़ते हैं इसको, तो पहली डिजिट ही इकाई का अंक होती है। तो आप बोलोगे क्या सर ऐसे पूछ लेगा, इतना सरल कि भैया बता दो 2 3 4 9 6 मैं इकाई का अंक क्या है, तो आप बोलोगे प्रश्न है, इकाई का अंक 6 है, तो ये नहीं पूछेगा। पर मैं आपको इसको बेसिक बता रहा हूँ कि ये जो पहली डिजिट होती है, जो यूनिट डिजिट होती है, वो इकाई का अंक कहलाती है। तो ये इकाई का अंक कहलाती है। अब मैं एक चीज मेरी समझना, जिससे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि इकाई के अंक की वैल्यू क्या लिखूंगा, इसका मान जो होगा, यहां पर मान चलिए 2 3 6 7, अब यहां कोई भी अंक जो होगा, कोई भी अंक जो होगा, कोई भी अंक जो होगा, उसकी कितनी वैल्यू हो सकती है ये बताने वाला हूं, उसकी कितनी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब देखिए उसकी कितनी वैल्यू हो सकती है,
इसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है लास्ट में, या तो 0 हो सकता है, ठीक है, या तो इसके लास्ट में क्या हो सकता है आपका 1 हो सकता है, लास्ट में 2 हो सकता है, लास्ट में 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। क्या इसके अलावा कुछ और हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ इतने ही अंक हो सकते हैं मेरे भाई, सिर्फ इतने अंक हो सकते हैं, सिर्फ इतने अंक हो सकते हैं इकाई में। मतलब इकाई अंक की वैल्यू 0 से 9 तक के बीच में होती है। इकाई अंक की वैल्यू कितनी होती है? 0 से 9 तक के बीच में होती है। कोई भी इकाई अंक निकालने का प्रश्न होगा तो इकाई अंक की वैल्यू यही होगी। पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने? इकाई अंक की वैल्यू 0 से 9 तक के अंकों के बीच में होती है, या 0 से 9 तक के अंक ही होते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट कि इकाई अंक का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो ये दो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा जरूर कि इकाई अंक का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता और इकाई अंक का मान 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं के बीच में होता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। अब इकाई अंक निकालने के लिए आपसे साधारण प्रश्न तो नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा बहुत बड़े बड़े डिजिट और वो लगाने के बाद, लेकिन इसकी कॉन्सेप्ट और ट्रिक बहुत सरल है। और आपसे 3 मार्कर में पूछेगा तो आपसे जैसे पूछा कोई भी सवाल कि इसका इकाई का अंक बताइए, तो आप लिखेंगे इसका इकाई का अंक इतना है। सिर्फ ये प्रश्न होता है। चलिए चलते हैं इकाई का अंक फाइंड आउट करने की मेथड देखते हैं। इकाई का अंक फाइंड आउट करना है दोस्तों, तो इसके लिए मैं 2 केस आपको बताऊंगा। 2 केस के इसको अलग अलग केस में डिवाइड कर देंगे, आपको इकाई का अंक कभी नहीं भूलेगा। देखिए पहला केस और यहां पर लिख दूंगा दूसरा केस। पहला केस लिख दिया और दूसरा केस लिख दिया। पहले केस में आपको 4 अंक याद रखने हैं, बस 4 अंक याद कर लो, 4 बार पढ़ लेना। 0 1 5 6, 0 1 5 6, 0 1 5 6। इसको रट लो, याद कर लो, इकाई अंक में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 0 1 5 6 ये पहला केस है। पहले पूरा पहला केस बता देता हूं, उसके बाद दूसरा केस बताना चालू करता हूं। 0 1 5 6 अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक में है तो उसका इकाई का अंक वही रहेगा, चाहे उसकी पावर 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, कोई मतलब नहीं। तो क्या बताया मैंने? 0 1 5 6 किसी भी संख्या के इकाई के अंक में है तो उसका इकाई का अंक वही रहेगा। बोलोगे सर अपने मन से बता रहे हो क्या? नहीं भाई, दिखा सकता हूं इसको करके। इसको बोलते हैं नो साइकिल केस। क्या बोलते हैं? नो साइकिल केस। यदि आप किसी भी संख्या का इकाई का अंक 1 होगा तो आप देख लो उसकी कितनी भी पावर हो उसकी वैल्यू 1 आएगी। 1 की पावर 1 रखो, 1 आएगा। 1 की पावर 100 रख दो, 1 आएगा। 1 की पावर 5 6 7 8 9 रख दो तो 1 आएगा। तो समझ रहे हैं ना? ये ऐसे ही तो 5 के साथ है। 5 की पावर आप कितनी भी रख दो, 5 की पावर मैंने 1 रख दी, 5 आएगा। 5 की पावर 2 रख दो, 25। मतलब इकाई अंक कितना आएगा? 5 ही आएगा। तो 1 0 1 5 6 ये 4 अंक ऐसे हैं जिनकी पावर कितनी भी हो तो ये इकाई का अंक यही रहेंगे। मतलब अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में 1 है तो उसका इकाई का अंक 1 ही होगा। अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में 0 है तो उसका इकाई का अंक 0 होगा। वो प्रश्न कितना भी बड़ा हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो और उसकी पावर कितनी भी बड़ी हो, कोई मतलब नहीं है। किसी संख्या के इकाई के अंक में 5 है तो वही होगा। आइए देखिए कुछ उदाहरण देख लो। जैसे आपसे पूछ ले अगर ऐसे प्रश्न अगर आपके सामने लिखा आ जाए कि बताइए भाई 2 3 7 5 की पावर 2 5 4 8 में इकाई का अंक बताइए, तो आप तो पागल हो जाओगे कि इतनी बड़ी पावर। नहीं, अगर इकाई का अंक 5 है तो सिर्फ इसका उत्तर है कि दिए गए संख्या, ऐसे लिखना है एमपीपीएससी में पूरा, दिए गए संख्या में इकाई का अंक 5 है, बस इतना लिख दिया। तो अगर 0 1 5 6 है कोई सा भी प्रश्न, और ये पहला उदाहरण था, और उदाहरण ले लो, आप दूसरा उदाहरण ले लो। दूसरा उदाहरण आप यहां पर ले लो, यहां पर लिख दो 3 6 7 1 की पावर 277 लिख दी मैंने। 3 6 7 1 की पावर 277। तो इसमें इकाई का अंक पूछेगा तो आप लिखोगे इकाई का अंक, इसका हल है सिर्फ 1। कितना है? 1। समझ गए आप? मतलब अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में 0 1 5 6 है और पूछता है कि इसका इकाई का अंक बताइए, तो क्या हो जाएगा? वही संख्या उसका इकाई का अंक होगी। एमपीपीएससी में इस टॉपिक से अगर कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है तो इकाई का अंक है, ये फिर से समझ लीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे, इसी केस को और कंप्लीट करते हैं।
इसी के और प्रश्न आप देखना चाहें तो उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। एक प्रश्न आप देख लीजिए, अगर ऐसे आ जाए आपको कि 275 की पावर 36 इंटू 5160 की पावर 45, आपको क्या बोलेगा, इकाई का अंक बताइए। किसी भी संख्या अगर बहुत बड़ा नंबर दिया है उसमें इकाई का अंक कहीं भी 0 मिलता है तो उसका इकाई का अंक 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका इकाई का अंक 0 आएगा और वो पूरी संख्या में मल्टीप्लाई होकर 0 आएगा। तो ऐसे सवाल को कोई सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी बहुत बड़ी संख्या दी है, बहुत बड़े सवाल दिया है आपको, उसमें किसी भी संख्या में इकाई का अंक अगर 0 दिया है तो आपका उसका इकाई का अंक 0 होगा, ये श्योरिटी हो जाती है। क्योंकि अगर ये 0 है तो इसका इकाई का अंक 0 होगा, इसका इकाई का अंक कुछ भी हो तो उसके साथ गुणा होकर तो वो 0 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि अगर यहाँ पर 0 दिया है तो इसका इकाई का अंक 0 होना तय है। ठीक है, ये दो केस आपका यहाँ पर पहला केस कंप्लीट होता है। पहला केस उतना टफ नहीं, आसान है। हम चलेंगे सेकेंड केस की ओर, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर संख्या के इकाई के अंक में 0, 1 और 5, 6 हो। इकाई के अंक में डिफरेंट नंबर हो सकते हैं। तो आइए डिफरेंट नंबर की बात करते हैं। ये दूसरा केस अब आपको बताऊंगा, इसको बोलते हैं 4 साइकिल। क्या बोलते हैं? 4 साइकिल। केस याद रखने की जरूरत नहीं है, पर आप एमपीपीएससी में कोई ट्रिक तो चलती नहीं है। 4 साइकिल केस आप इसलिए याद रखना पड़ेगा क्योंकि अब जो बाकी की डिजिट आएंगी ना, कौन सी डिजिट आएंगी, वहां पर क्या क्या अपन निकाल लिया, 0, 1, 5, 6, तो बचेगा आपका कौन कौन से नंबर बचेंगे, 2, 2, 3, 4, 7, 8, 9, ये अंक आपके बचेंगे। ये अंक क्या हो गए आपके, बच गए। तो 2, 3, 4, 7, 8, 9 ये अंक आपके बच गए। अगर ये इकाई के अंक में है तो फिर इकाई का अंक क्या होगा, मतलब अगर यूनिट डिजिट में ये है और बहुत बड़ा सवाल है तो इकाई का अंक क्या होगा। मतलब उदाहरण समझिए, 3, 2, 7, 8 की पावर 72 में इकाई का अंक क्या है ज्ञात करने को आएगा। तो इसके लिए आपको प्रोसेस बताई जा रही है कि क्या प्रोसेस होगी। ठीक है, तो ये अभी मैं मिटा देता हूं, पहले आपको पूरी प्रक्रिया बता देता हूं, उसके बाद उदाहरण करना चालू करेंगे, सवाल करना चालू करेंगे कि कैसे कैसे सवाल यहाँ पर बनेंगे। अगर आपको किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट में ये नंबर मिलते हैं, अगर ये नंबर मिलते हैं तो उसकी जितनी भी पावर होगी, क्या होगी, जितनी भी पावर होगी उसको 4 से डिवाइड कर देना। क्या कर देना, क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर ये अंक कहीं पर मिलते हैं तो इसमें किसी भी संख्या में जैसे ये अंक मिले तो इसकी पावर को 4 से डिवाइड कर देना, क्योंकि चौथी बार में इसके अंक रिपीट होंगे। आप बोलोगे कैसे होंगे, चलिए एक का उदाहरण देख लेता हूं। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5, एक सेकेंड, 2 की पावर 5 कितना आया, 32 आएगा। 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना आएगा, 64 आएगा। 2 की पावर 7 कितना आएगा, 128 आएगा। 2 की पावर 8 कितना आएगा, 2 की पावर 8 कितना आएगा, 256 आएगा, 256 आएगा। तो देखिए 4 4 के बाद रिपीट हो रहा है, यहाँ पर ये 4, फिर इसके बाद 4 के बाद 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, तो ये रिपीटेशन हो रहा है। और देख लीजिए 2 की पावर 9 कितना आएगा, 512। 2 की पावर 10 कितना आएगा, 1024। 2 की पावर 11 कितना आएगा, 2048। 2048। 2 की पावर 12 कितना आएगा, 4096। 4096 आएगा। तो ये हो गया आपका यूनिट डिजिट के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर 4 4 के बाद नंबर रिपीट हो रहा है, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, तो इसको बोलते हैं 4 साइकिल। ऐसे 3 में होगा, 4 में होगा, मतलब रिपीटिशन कब हो रहा है, 4 के बाद। मतलब अगर पावर में कुछ भी लगा है तो चौथी पावर के बाद जो है तो रिपीट होने वाला है, तो 4 से डिवाइड करके बाकी का जो बचा उससे हम अपन निकालेंगे इकाई का अंक। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 2 3 4 7 8 9 है तो हम क्या करेंगे, उसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपको क्वेश्चन में देता हूं, आपको क्वेश्चन आ गया 279 की पावर 279 की पावर 18 कितना आ गया, 18। अब बोले ये क्वेश्चन है भाई, अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन है, बोलेगा इसका इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक बताना है आपको,
मैंने बोला अब आपको याद रखना है कि इकाई का अंक 0 1 5 6 है क्या, नहीं है, तो इसमें सेकेंड केस लगेगा, मतलब इसकी जितनी पावर है उसको 4 से डिवाइड करने को मैंने आपसे बोला। 18 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16 आएगा, आपको क्या बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। कितना बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। तो ये जो इकाई का अंक है ना मेरे भाई, ये इकाई का अंक है ना, इसकी पावर आप 2 लगा दीजिए। कितनी, इसकी पावर आप लगा दीजिए 2, मतलब 9 की पावर 2 लगा दीजिए, तो 9 नाम 81, कितना आ गया 81। तो इसका इकाई का अंक क्या हो गया, इसका इकाई का अंक हो गया 1। कितना हो गया दोस्तों, 1। इस प्रकार से आपको इस तरह के सवाल सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। क्या किया मैंने, इसकी पावर को क्या कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड करने के बाद, इसकी पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद क्या किया मैंने कि जो अपना रिमाइंडर बचता है, देखिए रिमाइंडर कितना बचेगा, 18 को 4 से डिवाइड करो ना यार, 4 से 4 चौके 16, 4 चौके 16, हाँ सिलाई कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, शेषफल कितना बचेगा, 4 चौके 16 कटने के बाद 2 बचेगा शेषफल। तो 2 को क्या करना है, जो इकाई का अंक है उसकी पावर लगानी है। क्या करना है, इकाई के अंक की पावर लगानी है। इकाई के अंक की पावर लगा दी मैंने, 9 की पावर 2, तो 9 गुणे 9, 9 नाम 81, और जो आया वही हो जाएगा इकाई का अंक। तो आपको इतनी चीज समझ में आ गई है ना। तो ये आपको क्या हो गया, इकाई का अंक निकाल करने की इनकी विधि हो गई। तो आप इस तरह के बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। चलिए 1 2 4 5 6 7 8 10 12 15 20 सवाल और करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने आएगा आगे। अब मान के लिए अगर अभी तो बोले सर ये सब तो कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चन आ गया, जोड़ वाला क्वेश्चन आ गया, 6 7 9 प्लस 2 3 4 प्लस 9 7 9 प्लस 1 2 1, इसमें आ गया। इसमें इकाई का अंक बताइए, क्या करोगे, सिर्फ यूनिट डिजिट को ले लो, सिर्फ यूनिट डिजिट को ले लो, इकाई के अंक को ले लो भाई, इकाई के अंक को ले लो। 9 9 4 13, 13 9, 13 और 9 22, 22 और 1 23, 23 में 3 है इकाई का अंक, तो ये हो गया इसका इकाई का अंक। ये हो गया इकाई का अंक। मतलब अगर जोड़ में हो गुणा में हो तो इकाई के अंक से ही आपको मतलब है, पूरे सवाल से कोई मतलब नहीं है। एक केस और बताता हूं दोस्तों, ये केस आप कर लेंगे ना अगर इकाई के अंक में इसके अलावा कुछ ही मिलता है तो। चलिए 1 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मान चलिए अगर आया 5 6 7, 5 6 7 की पावर 238, 5 6 7 की पावर 238, ये प्रश्न पूछेगा आपसे कि 5 6 7 की पावर 238 में इकाई का अंक बताइए। क्या बताइए, इकाई का अंक बताइए। तो अब इसकी पावर को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवीजन का एक रूल याद रखिए कि किसी भी संख्या की लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाती है तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो इतने कितनी भी बड़ी पावर लगी हो उस पूरी पावर में हमको 4 से डिवीजन नहीं करना, सिर्फ 2 अंक लास्ट के पकड़ना, उससे में डिवीजन करना है। 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 28, 4 8 32, 4 नाम 36, तो 9 बार जाएगा, 4 नाम 36, और आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 7 है, 7 की पावर लगा देना 2, तो 7 7 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और इकाई का अंक 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इकाई का अंक 9 हो जाएगा। सामान्य सी ट्रिक है, सामान्य सा काम है। एमपीपीएससी में सीधे सीधे प्रश्न पूछेगा कि 567 की पावर 238 में इकाई का अंक बताइए, तो आप जनरली बता देंगे कि 567 की पावर 238 में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, और भी क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इकाई का अंक फाइंड आउट करने से। इकाई का अंक फाइंड आउट करने से हम एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि अगर 4 और 9 इन दोनों के लिए बड़ा स्पेशल केस है, ऐसे सवाल चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। कैसे, यदि 4 है और यदि 9 है, 2 संख्याएं बताई मैंने, यदि 4 है और यदि 9 है, और इनकी पावर क्या है, इनकी पावर 4 की पावर कुछ भी हो n, अगर सम संख्या है, सम संख्या है, तो आपका यहां पर आंसर इकाई का अंक 6 होना तय है। बोले सर क्या बोल रहे हैं, हाँ भाई क्या बोल रहा हूं, यहां पर देख लो साइड में देखना, वहां पर गड़बड़ मत करो। यानी मैं बोल रहा हूं यदि 2 3 4 7 4 की पावर 166 है, 166 है, 166 क्या है, सम संख्या है ना, और इकाई का अंक 4 है, तो सिर्फ इकाई का अंक 4 होना है और कुछ नहीं होना, ये आंसर हो जाना है। ये बोलना चाहता हूं, समझ गए। किसी संख्या की यूनिट डिजिट इकाई का अंक यदि 4 है, किसी संख्या का इकाई का अंक यदि 4 है
और उसकी पावर सम संख्या है वो कितनी भी बड़ी हो तो इकाई का अंक 4 होगा। ये हो गया सामान्य सा एक चीज। क्या बोला मैंने, किसी संख्या यदि 4 की पावर सम संख्या है तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। सॉरी, यहाँ पर अगर सम संख्या है तो 6 होगा, सम संख्या है तो 6 होगा। और अगर विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या मतलब 4 की पावर n, यानी 4 की पावर n लगी है और वो विषम है। कौन सी संख्या है, n जो है विषम संख्या है, तो आपका इकाई का अंक हमेशा हमेशा क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। ऐसे जनरली अगर लॉजिक से याद भी नहीं होता, 4 की पावर n, n एक रख लो, विषम संख्या एक, तो क्या होगा, यहाँ पर विषम एक रखा मैंने तो 4 एकम 4, तो एक रखने पर 4 ही आएगा। लेकिन 2 रखो, 4 की पावर 2, तो 4 चौके 16, तो आता है ना 6, तो समझ जाओगे। यदि 4 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 4 है, उसकी पावर कितनी भी हो, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़, यदि वो सम संख्या है तो आंसर है 6, यदि वो विषम संख्या है तो आंसर है 4। ठीक है, ऐसे ही 9 के केस में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं आपको समझने के लिए, क्योंकि इकाई के अंक में अभी जब मैं आपको और प्रश्न करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि प्रश्न बहुत बड़े बड़े आते हैं, तो उनका इकाई का अंक कैसे करते हैं। 9 है, क्या बोला मैंने, 9 है। 9 की पावर n यदि कोई सम संख्या है, यदि कोई सम संख्या है तो आंसर क्या आएगा गुरु, 1 आएगा। आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 9 की पावर सम संख्या है, इकाई के अंक में 9 है और पावर सम संख्या है, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 9 की पावर n यदि विषम है, क्या है, विषम, विषम है, तो आंसर आपका ऑलवेज भी 9 है ना। यदि विषम संख्या, यानी 4 और 9 दोनों में एक चीज तो याद ही हो गई कि विषम संख्या है, तो आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। विषम संख्या हो, 4 हो लास्ट में इकाई का अंक, विषम संख्या की पावर लगी हो, तो आंसर हो जाएगा सेम। सम संख्या में 4 के लिए 6 है और 9 के लिए 1 है, क्योंकि 9 में तो आपको पता है कि 9 नाम 81 ऐसे ही जाएगा, कहीं भी गुणा होगा, 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे, तो लास्ट में 1 आने की प्रायिकता बनेगी या तो 9 आने की प्रायिकता बनेगी। तो ये 2 केस आप अच्छे से याद रख लेंगे। मैंने आपको 3 केस बताए, फिर से रिवीजन करते हैं अपन तीनों केस का। पहला केस है, यदि इकाई के अंक में 0 1 5 6 ये 4 डिजिट अगर दी हैं तो आपको क्या करना है, 0 1 5 6 है तो इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों कहते हो इकाई का अंक होगा, चाहे कितनी भी बड़ी पावर लगी हो, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। दूसरा केस मैंने आपको बताया, यदि उसमें 1 0 1 5 6 के अलावा कुछ भी है तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और जो आपका शेषफल बचता है ना, उसको इकाई के अंक की पावर लगा देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। इकाई का अंक अगर निकालना है ना, बहुत बड़ी चीज है, तो आप सिर्फ पहली संख्या गुणा की, पहला अंक आएगा ना, वही तो इकाई का अंक होगा। बहुत बड़े गुणा अगर आते हैं आपके, तो 2 संख्याओं का गुणा कर लो, पहली पहली बस हो गया, तो वही तो आपका हो गया। जैसे क्या बोल रहे हैं, उदाहरण के लिए देख लो, उदाहरण के लिए देख लो, उदाहरण के लिए देखो, बहुत बड़ी संख्या ले लो, 7 9 4 3 5 इंटू 7 3 8 9 5 4, इतनी बड़ी संख्या दे दी है, बोला इकाई का अंक बताइए। पूरे गुणा से क्या करना भाई, 4 में 5 का गुणा करो, 4 पंचे 20, इकाई का अंक 0 आया ना, तो वही तो इकाई का अंक होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया इकाई का अंक। सबसे महत्वपूर्ण इस टॉपिक का था इकाई का अंक। इसके मैंने 3 आपको केस बताए, तीनों केस के अब हम क्वेश्चन भी किए हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको ये तीनों केस समझ में आने चाहिए अच्छे से। सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा और ये, इसके बाद इस टॉपिक में जो सरलीकरण है उसके क्वेश्चन मैंने आपको बताया 1-2, और उसमें आपको ज्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की कुछ कैटेगरी देखिए कि इकाई का अंक कैसे कैसे पूछ सकता है आपसे। पहला प्रश्न आप देखिए, 379 की पावर 379 की पावर 43 इंटू 7 9 5 की पावर 179 इंटू 2 3 5 4 की पावर 238 इंटू 7 5 9 की पावर 82। इसका इकाई का अंक आपको फाइंड आउट करना है। ये पूरा क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने, इसका इकाई का अंक आपको फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है, बहुत 2 मिनट में होगा। देखिएगा, पावर यहाँ 9 है, इकाई का अंक 9 है, मैंने बताया था अगर जो है विषम संख्या होगी तो क्या होगा, 9 ही आएगा। 43 विषम संख्या है तो 9 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका इकाई का अंक 9 हो गया, गुणे 5 हो 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो तो इकाई का अंक सेम रहेगा, तो इकाई का अंक सेम रहेगा भाई, तो सेम लिख दो 5 गुणे
लास्ट में 4 है, लास्ट में अगर 4 है और पावर सम संख्या है तो क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। ये सारी चीजें आपको बता दिया। आप लेक्चर को बार बार भले देखो, लेकिन ये सारी चीजें अगर आप याद कर लिए तो आप ये मानिए आपका इकाई के अंक का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और बार बार कह रहा हूं, प्रबल संभावना इस टॉपिक से बनने की क्वेश्चन है। गुणे क्या लिखा है, 759, लास्ट में 9 है, पावर 82 है, सम संख्या है, मतलब 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा इकाई का अंक। बस गुणा कर दो, 9 पने 45, या फिर ऐसे कर लो 5 छक्के 30, 3 नाम 27, 270, 270 में 1 का गुणा करेंगे तो 270 ही रहेगा, मतलब इकाई का अंक 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये आपका इकाई का अंक फाइंड आउट हो गया। तो ऐसे आपके बड़े बड़े जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इनसे इकाई का अंक फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिखता हूँ बोर्ड में, अगर आप पेन कॉपी लेकर बैठे हुए तो इस क्वेश्चन का जब तक सॉल्व करेंगे आप 375 की पावर 4289 इंटू 2790 की पावर 238 इंटू 795 की पावर 184 इंटू 279 की पावर 2459। इस क्वेश्चन का इकाई का अंक आपको फाइंड आउट करना है। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसका इकाई का अंक आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए, इसको अगर आप कर रहे हैं तो 2 मिनट में इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, आपके अगर पेन कॉपी है। देखिए आपको सारे केसेस याद है कि 5 है, लास्ट में 0 है, 5 है, क्या क्या 4 है, 1 है। तो आप देखिए इसका आपने सवाल कर लिया होगा, क्या रहा है आपका आंसर। देखिए लास्ट में 5 है तो 5 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर लास्ट में 0 है तो 0 होगा। यही सबसे बड़ी, अगर कोई इंटेलिजेंट बंदा अगर सवाल को सॉल्व कर रहा है, 0 दिख गया है, अब कितना भी गुणा हो बड़ा तो 0 ही आंसर आना है, क्योंकि 0 के साथ जो जिसका भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अगर 0 दिख गया है तो 0 के साथ गुणा होने के बाद क्या हो जाएगी, कोई भी चीज 0। तो कोई सवाल करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर इंटेलिजेंट बंदा ये 0 देख लेता तो उसको क्या हो जाता, आंसर इकाई का अंक 0 हो जाता। क्या हो जाता, इकाई का अंक 0। लिखेंगे आप, अभीष्ट इकाई का अंक 0 है। ये हो गया एमपीएससी का आंसर। 3 मार्कर में अगर आपको प्रश्न आएगा, अभीष्ट इकाई का अंक 0 है। अगर 5 नंबर में आएगा तो इसका इकाई का अंक लिखना, इसका इकाई का अंक लिखना, इसका इकाई का अंक लिखना, इसका इकाई का अंक लिखना और गुणा कर देना। क्या कर देना, गुणा कर देना, और जो यूनिट डिजिट आएगी वो इस सवाल की इकाई की अंक होगी। आई होप कि इकाई का अंक वाला चैप्टर आपको ये समझ में आया होगा, सारे केसेस समझ में आए होंगे कि आपको कैसे अलग अलग तीनों केस आपको बता दिए। हालांकि 2 ही केस भी याद रखेंगे, 4-9 वाला भूल भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, पर याद रखेंगे, सवाल चुटकियों में होगा। ठीक है, तो इकाई का अंक फाइंड आउट करने की सबसे महत्वपूर्ण विधि और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इकाई का अंक वाला आपका ये होता है। इसके बाद मैंने आपसे और कौन सा टॉपिक बताया था, देख लेते हैं हम पीछे चलकर। यहाँ पर देखिए, परिभाषाओं वाला चैप्टर अपन का हो गया, परिभाषाओं वाला चैप्टर अपन का हो गया, कल हो गया था। इकाई का अंक वाला चैप्टर आपका हो गया, संख्या रेखा वाला चैप्टर आपका हो गया। इसके प्रश्न की अगर आप बात करेंगे तो मैंने आपको कहा कि प्रश्न आपको विक्स के जिस एप्लीकेशन में आप पढ़ रहे हैं उसमें एक पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको फिर भी बोल रहा हूं कि आपको संख्या रेखा या संख्या वाले टॉपिक से आपको कोई बहुत ज्यादा प्रश्न लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी इकाई का अंक निकालते बनता है, आपको सारी परिभाषाएं याद हैं और नॉर्मल आप धन ऋण कर लेते हैं तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको देखिए यहाँ पर आपको मैंने बताया सरलीकरण का भी, बोर्ड मास आपको बताया, बोर्ड मास टेक्निक से आप सरलीकरण कर लेंगे। बोर्ड मास का आपको सूत्र बताया कि कैसे क्या सूत्र होता है। उसके बाद घातांक, घातांक के कुछ नियम है, उनको हम पढ़ लेते हैं, उनसे प्रश्न आने की अगर कोई संभावना बनेगी तो कर देंगे। कई जगह आप किताब में देखेंगे ना, कौन सी, आर.एस. अग्रवाल या कोई सी किताब में देखेंगे तो इसी टॉपिक में बहुत सारे प्रश्न एक एक नियम के या फिर अनुपात समानुपात की संख्या से ही रिलेटेड है। पर जब हमको अनुपात समानुपात अलग से चैप्टर दिया हुआ तो हम उसको वहां पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं घातांक वाला चैप्टर। यहाँ पर घातांक क्या होते हैं, है ना, घातांक, घातांक का मतलब है दोस्तों कि घात में अंक कौन सा है, किसी भी संख्या के घात में कौन सा अंक है, या किसी भी चर या अचर के घात में कौन सा अंक है। तो मान के चलिए अगर आपको यहाँ पर घात यहाँ पर दे दिया कि x की पावर 2, तो ये 2 क्या है, घातांक है। घात में जो अंक दिया है वो घातांक है। घातांक के कुछ नियम होते हैं, उनको हम पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए हम घातांक के नियम पढ़ते हैं। घातांक के नियम, पहला नियम देखिए दोस्तों, घातांक के नियम अगर आप याद रखेंगे ना तो मैथ में कई जगह आपको बहुत सहूलियत होगी। आगे जो अपन गुणनखंड समीकरण जैसे टॉपिक भी पढ़ेंगे ना
तो वहां पर आप अपन देख लेंगे। घातांक का पहला नियम आप देखिए, यदि किसी भी संख्या के पावर में कोई भी संख्या है m इंटू ए की पावर n, जब आधार एक जैसे हों, ये आधार कहलाता है, ये घात कहलाती है। ए की पावर m लिखा हूं तो ए आधार है, ए आधार है, ए आधार है और m घात है। क्या है? घात है। ए आधार है और m घात है। घातांक के नियम से ही सीधा सीधा प्रश्न अगर आएगा तो आपको ये क्या करना है, ए की पावर m है, ए की पावर n है, ये दो चीज है। तो मैंने बोला आधार एक जैसे हो तो घातें जुड़ जाती हैं, अर्थात ए की पावर m प्लस n हो जाता है। ए की पावर m प्लस n हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आधार एक जैसे हो, ए की पावर m बटे ए की पावर n, तो घातें घट जाती हैं। क्या हो जाती हैं? घातें घट जाती हैं। ए की पावर m माइनस n हो जाता है। क्या हो जाता है? ए की पावर m माइनस n हो जाता है। इसी तरह से अगर घात अंडर रूट में कोई चीज लिखी है a इंटू बी, ये भी घातांक का नियम है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट a इंटू अंडर रूट बी, अलग अलग करके लिख सकते हैं। ये भी घातांक के अंतर्गत आता है। यदि घातांक में कहीं आपको दिया है 1 अपॉन ए की पावर n, तो इसका मतलब हो जाता है ए की पावर माइनस, अगर इसको सिंपल में लिखना। तो ये घातांक के कुछ नियम है दोस्तों, इससे अगर सवाल किस तरह के बनते हैं तो उसमें यही सिंपल सिंपल सवाल बनेंगे, जो आपको सरलीकरण में आपको बताया ना उसी टाइप के सवाल बनेंगे। उस तरह से यहाँ पर आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपके ये सारे चैप्टर के बेसिक हुए हैं। और कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, क्वेश्चन कैटेगराइज करके अलग अलग आपको बता दिए कि किससे कौन सा। संख्या रेखा में मैंने आपको बताया कि आवर्धित कैसे करना है, सरलीकरण में मैंने आपको बताया कैसे बोर्ड माउस टेक्निक से आपको करना है, इकाई के अंक में मैंने आपको बताया कि अलग अलग केस में इकाई का अंक कैसे निकालना है, परिभाषाओं में मैंने आपको सारी परिभाषाएं बता दी। अब इसके बाद दो चार प्रश्न और सरलीकरण के कर लेता हूं मैं, जो मेरे पास रखे हुए हैं या मैं आपके लिए लेके आया हूं। और इसकी बहुत सारी लिस्ट है लंबी, तो वो आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे, तो आप करते रहिएगा। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न सॉल्व करने की अपन कोशिश करते हैं। देखते हैं अपना पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है। 1 2 3 4 सर्वसमिका आपको याद ही होंगी, हालांकि मैथ की फिर भी लिख देता हूँ एक दो बार, बहुत सारी होती है पर आप एक दो याद रखिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, सभी को मालूम होगा, फिर भी एक बार लिख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है इसकी वैल्यू। आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, इंटू बी। ए प्लस बी दिया हो, ए माइनस, सॉरी रुकिए, ए प्लस बी दिया है आपको, यदि एक ब्रैकेट में दिया है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में दिया है a माइनस बी, इसका गुणा करते हैं तो आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका ये इस तरह की सर्वसमिका चलती जाती है। a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आपको कहीं दिया है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये कुछ सर्वसमिकाएं होती हैं गणित में, आपको पता है। सरलीकरण में ये कहाँ काम आ जाती हैं, जहां बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दे देता है ना, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, बहुत बड़ी बड़ी डिजिट दे देता है, तो हम उनको ए और बी के फॉर्म में तोड़कर उसको इजी कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, आइए देखते हैं। जैसे आपको एक प्रश्न दे दिया, आपको प्रश्न दे दिया, आप 3 मार्कर में प्रश्न दे के बैठ गया और आप वहां पर हो जाएंगे परेशान कि 997 गुणे 997, आपको ये प्रश्न दे दिया, 3 मार्कर में आपको दे दिया ये प्रश्न कि 997 गुणा 997। अब आपके पास इतना कम टाइम रहता है, अगर आप एक एक डिजिट का गुणा करने बैठेंगे तो आपको जो सर्वसमिका बताई उसका यूज करिए। 997 वहां पर सॉल्व भी ऐसे कर लेंगे अगर, तो बढ़िया दिखेगा कि पावर 2 है, 997 की पावर 2 है। ये इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1000 माइनस 3 की पावर 2 लिख सकता हूं। a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा a स्क्वायर, यानी 1000 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a 1000 गुणे 3, इसका स्क्वायर है 1000 का, तो 1 1 2 3 1 2 3 प्लस 9 माइनस 3 दूनी 6 और 6000 हो गया। कितना हो गया, 6000 हो गया। सॉल्व कर दो, सॉल्व करने में क्या आएगा आपका, यहाँ पर ये इसको जोड़ दो पहले, तो कितना हो जाएगा, इसको घटा दो इससे, या फिर तो आपका बन जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 9, ठीक है, माइनस 6000। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो गया आपके लिए।
घटा देंगे, यहाँ पर ज्यों का त्यों आएगा 9 0 0, यहाँ पर ये चौथा डिजिट अब घटेगी तो यहाँ पर शून्य का माने 10, 10 में से 6 जाएंगे, 10 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 4, 10 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 4, यहाँ पर 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1, फिर 0 फिर 1। तो ये आपका क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। तो आपको इस मेथड से ये सारे सवाल कर लेने हैं, ठीक है ना। तो आप ये सर्वसंख्या यहाँ पर काम आएगी, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी आसानी से सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं जाती है। अगर आपको 5 नंबर में इससे कोई बड़ा क्वेश्चन आ गया, जैसे आपको मान के लिए कोई सा क्वेश्चन देता है, यहाँ पर आपको कोई सा क्वेश्चन यहाँ पर देगा, एक क्वेश्चन है मेरे पास, मैं लिख लेता हूँ इसको यहाँ पर 956 प्लस 479 होल स्क्वायर प्लस 956 माइनस 479 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 956 इंटू 956 प्लस 479 इंटू 479। ये आपके पास प्रश्न अगर आ गया और आपको सॉल्व करना है 3 नंबर में, तो आपको जो ए बी वाली सर्वसंख्या बता दी उससे आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके लिए जो सर्वसंख्या अभी बताई थी ना, एक और लिख लीजिएगा, सर्वसंख्या यहाँ पर कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस है ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया होगा तो आंसर आता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आंसर आता है आपका। ठीक है, तो इसको अगर वहां सर्वसंख्या में मैं लगा दूं यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ए का वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पर, ए बराबर 956, बी का वैल्यू लिख दीजिए बी बराबर 479। ठीक है, यहाँ पर आया। अब ये देखिए ए स्क्वायर बन रहा है, ये बी स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल, आंसर आया 2। इतनी बड़ी सर्वसंख्या को हल करेंगे आपको बहुत समय लगेगा। अगर ये आप ट्रिक यहाँ पर लगा देते हो तो आंसर कितना आ गया 2। तो आपको ये सारी चीजें, अगर ये भी आपको याद नहीं रहता है वहां पर, तो एक बार अगर 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे ना कि इसका 2a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर करके काटेंगे तो इतना आपको बचेगा। तो ये आपका क्या है, सवाल की एक कैटेगरी हो रही है। यहाँ पर भी इस तरह के सवाल आपको करने मिल रहे हैं। तो आपको सारी कैटेगरी के सवाल मैंने बता दिए हैं। अब जितने इसके अन्य सवाल हैं वो आप उसकी मैं एक पीडीएफ बना दूं, क्योंकि अगर संख्याओं वाले चैप्टर पे ही आप पढ़े रहेंगे तो मैंने आपको पहले बताया कि 20 से 25 लेक्चर तो सिर्फ इसी